अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी बच्चों को मैं ये कहूंगा कि अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं इन सभी फ्रेंड्स को आप इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के। हमारा एनसीईआरटी ना छूटे, एनसीईआरटी ये ना हो कि हम एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ा। वो सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट लेवल में करा रहा हूं। ये पहला लेवल है हमारा, जिसमें हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ ट्यून हो जाइए और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कैसे कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल का बस एक ही मकसद है कि कम टाइम में आप अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी का निचोड़ है हमारा, और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी हम एक्सरसाइज जो है 11.1 का क्वेश्चन जो हमारा आईयूपीएसी नेम के ऊपर है, वो सारे क्वेश्चंस हम इन सारे क्वेश्चंस को मात्र 5 मिनट के अंदर या हार्डली 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस को खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो क्लास 12th है उसका चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल फिनॉल ईथर है, और इसके अंदर हम नोमेनक्लेचर को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कह रहा है यहाँ पे कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए बेसिक आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कभी भी अगर आप नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर का जो बेसिक फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि जो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन होता है, पेरेंट चेन होता है, या आपका कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, उस फंक्शनल ग्रुप का नजदीकी देखिए दोनों एंड से किधर से नजदीक आ रहा है, और जिधर से नजदीक आ रहा है काउंटिंग आप उधर से करेंगे। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप में भी प्रायोरिटीज होती है, जिसमें हमारा जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है काउंटिंग हम लोग हमेशा वहीं से करते हैं, या कह सकते हैं कि लिस्ट प्रायोरिटी हम लोग वहां देते हैं। उसके अलावा अगर कहीं रिंग है तो रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक आएगा वहां पे हम सेकंड नंबरिंग करते हैं। तो 1 हमें वही देना है जहां पे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बच्चों यही सब कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम इन सभी क्वेश्चंस को मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मेन चेन को सिलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं मेन चेन हमारा कौन सा है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5, देखो कार्बन का एंड पकड़ना। ठीक है, कार्बन का जो एंड है उसी को पकड़ना है। यहाँ पे कई सारे एंड्स आपको दिख जाएंगे, 1 2 3, इधर देखो तीनों एंड्स है, इधर भी एंड्स है ना, इधर से भी एंड्स है आपका। तो आपको ना एंड पकड़ना है। अब आपको एंड पकड़ के आपको क्या करना है, दूसरे एंड तक पहुंचना है। तो जिसमें जितना नंबर ऑफ ज्यादा कार्बन मिलेगा वही आपको मेन चेन होगा। ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप भी इनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, और कोई हमारा मेन चेन तो हो नहीं सकता है। तो हमारा जो मेन चेन होगा, दिस इज योर मेन चेन। ये हमारा हो गया मेन चेन। अब देखिए, अब दूसरा हमारा होता है कि फंक्शनल ग्रुप किस साइड से नजदीक आ रहा है, और हम लोएस्ट सम रूल को यूज करेंगे। तो देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे हमारा OH आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे हमारा OH आ रहा है, यानी कि दोनों साइड से हमारा OH जो है वो 3rd पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, ये भी हमारा सिस्टम फेल कर गया। तीसरा चेक करते हैं। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक आता है, यानी कि सम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स जिस साइड से नजदीक आएगा काउंटिंग हम वहीं से करते हैं। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइड से देखिएगा तो एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगा हुआ है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 देंगे। देखिए इधर से हमने काउंटिंग क्यों किया, ये समझना जरूरी है। इधर से हमने काउंटिंग इसलिए किया कि सेकंड पोजीशन पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट आपका लगा हुआ है ना, यानी कि सेकंड पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो अगर सेकंड पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा तो काउंटिंग आप ऑब्वियस सी बात है आप यहीं से करेंगे। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे 2 पे 2 मिथाइल लगा है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा CH3 को मिथाइल कहते हैं। तो दूसरे पोजीशन पे 2 मिथाइल है, फिर चौथे पोजीशन पे 1 मिथाइल है। तो आपको क्या लिख करना है, आपको लोकेशन देखना है। सेकंड पे 2 है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2, और देखिए 4 पे भी मिथाइल है तो यहाँ लिखेंगे 4। कभी भी ऐसा मत कर देना काउंटिंग आप इधर से लीजिएगा। तो अगर इधर से लीजिएगा तो सेकंड पे 1 ही मिथाइल आएगा, फिर आपका 4 पे 2 मिथाइल आएगा। इसका मतलब है कि अगर सेकंड पे 1 मिथाइल है, फिर 4 पे 2 मिथाइल है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए 4 4 2, यहाँ पे 10 हो गया। अगर वही चीज इधर से काउंट करते हैं तो 1 2, 2 पे 2 हो गया, 2 पे 2 हो गया, यहाँ प्लस लगा दीजिए, फिर एक आपका 4 पे हो गया, यानी 4 2 6 और 2 8 हो गया। यानी कि लोएस्ट हमें सम रूल को यूज यहाँ पे करना चाहिए, है ना। तो लोएस्ट सम रूल को यूज करके हम यहाँ पे सेकंड पे 2 मिथाइल करेंगे, फिर आपका 4th पे हम 1 मिथाइल करेंगे, यानी 2 2 4, 2 2 4 है ना, 2 2 4, 1 2 3 मिथाइल है तो यहाँ लिखना आप ट्राई मिथाइल।
यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 के लिए हम ट्राई बोलते हैं, 2 के लिए डाई बोलते हैं, है ना, 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 के लिए हम यहाँ पे कहेंगे पेंट। वर्ड रूट हमारा हो गया पेंट, पेंट इज अ वर्ड रूट, है ना। तो 5 के लिए हमारा पेंट हो गया। अब देखिए अल्कोहल का पोजीशन कौन सा है, तो थर्ड पे ऑल लगा है, यानी कि 3 पे हमारा अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो OL होता है। याद रखिएगा, एल्डिहाइड का अल होता है, अल्कोहल का OL होता है, यानी हमारा नाम हो गया 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, या पेंट 3 ऑल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पेंटेनॉल। आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं मिथाइल 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल, बिल्कुल एकदम आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सेम काम करना है। यहाँ पे मल्टी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि सिंगल फंक्शनल ग्रुप 2 है। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और काउंटिंग आप देख लीजिए। अब तो बिल्कुल आपके पास एक एक्सपीरियंस है कि हम मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा दैट इज योर मेन चेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है ना, इधर से भी 7। चलिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेन चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि काउंटिंग किधर से होगी उसे बस हमें यहाँ पे इंडिकेट करना है। तो 1 2 पे अल्कोहल, देखो पहला ही हमने लेफ्ट से ही काउंटिंग किया तो दूसरे पे अल्कोहल मिल रहा है, यानी काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे। कभी भी भूल कर भी काउंटिंग इधर से मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल यहाँ से दूर आ रहा है। यहाँ से आप देखिएगा तो चौथे पोजीशन पर अल्कोहल है, लेकिन यहाँ से देखिएगा तो ओनली सेकंड पोजीशन पर अल्कोहल है। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, 1 लगाना है। फिर यहाँ पे आपको देना है 2 3 4 5 6 और 7। अब इसकी नाम लिखनी है आपको। कैसे नाम लिखेंगे बताइए। यहाँ पे 5 पे इथाइल लगा हुआ है, देखो 5 पे इथाइल है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 पे इथाइल। तो हमारा 5 पे हो गया बेटा इथाइल। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए पूरा हेप्टेन लिखिएगा, कंप्लीट हेप्टेन लिखेंगे। हम बताएंगे आपको रीजन क्यों लिखा जाता है हेप्टेन। तो देखिए 7 कार्बन के लिए हेप्टेन हो गया, और देखिए सेकंड पे अल्कोहल है और 4 पे अल्कोहल है, पेंटेन 2 4 डाई ऑल। कभी भी सिंगल फंक्शन ग्रुप अगर 2 बार हो 3 बार हो तो पूरा आप यहाँ इसको जो ये जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है इसको पूरा लिखिएगा, कभी भी ई को हटाइएगा नहीं। ध्यान से आप समझ लीजिए, ई को नहीं हटाना है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिपीट हुआ है या 2 से ज्यादा बार रिपीट आपका हुआ है तो आपको क्या करना है कि प्राइमरी जो सफिक्स होता है उसे आपको वहां ई को रिटेन करना है, ई को रखना है ना। तो ई को रख के आप यहाँ नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 पे इथाइल हो गया, पेंटेन देखिए सॉरी हेप्टेन है ना, हेप्टेन, और दूसरे पे अल्कोहल है 4 पे अल्कोहल है, 2 4 डाइऑल आप कर देना है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा है। ये हमारा मेन चेन हो गया बेटा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे काउंटिंग आप कर लेंगे 1 2 3 और 4, दोनों साइड से OH नजदीक पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप 4 कार्बन है और एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिपीट है, यानी कि पूरा नाम लिखेगा, प्राइमरी सफिक्स को पूरा लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, ब्यूटेन है ना। 2 और 4 पे 2 ऑल है तो ब्यूटेन 2 4 डाई ऑल लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्यूटेन 2 4 डाइऑल आप लिखिएगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारा कार्बन चेन है जो मेन चेन होगा, और एक से ज्यादा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है यानी अल्कोहल प्रेजेंट है। अब कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो बेटा प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पे प्रोपेन लिखते हैं। प्रोप हमारा वर्ड रूट हो गया 3 कार्बन के लिए, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, और हम ई को नहीं हटाएंगे, क्यों, एक ही जैसा फंक्शन ग्रुप 3 बार रिपीट है। तो प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, और हम यहाँ लिख देंगे ट्राइऑल, यानी 3 अल्कोहल रहेगा तो बेटा ट्राइऑल लिखना। इसको देखिए यहाँ पे रिंग है, तो आप ऑलवेज यहाँ पे देखिए रिंग में जो भी मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है, जो बेंजीन है हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, काउंटिंग आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप 1 लगाएंगे, यानी लीस्ट प्रायोरिटी आपको यहीं पे देनी है। उसके बाद किधर चलना है, उसके बाद ध्यान रखिएगा जो भी नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा उस साइड से आपको काउंटिंग करना है, यानी उस साइड चलना है आपको। यानी इधर तो कुछ भी नहीं है ना, तो इधर आपका मिथाइल पड़ रहा है, तो देखो यहाँ पे 2 लगा देना, फिर यहाँ पे 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा 2 पे हमारा हो गया मिथाइल। और याद रखेंगे इसको फिनॉल कहा जाता है। जब भी बेंजीन के ऊपर OH लग गया तो दिस इज कॉल्ड योर फिनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आप एक नाम और कह सकते हैं कि अल्कोहल जहां पे लगा है ना बेंजीन पे, तो जब भी बेंजीन पे कोई होस्ट सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, ठीक उसके बगल वाला पोजीशन ऑर्थो कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये हमारा ऑर्थो होता है, दिस इज योर मेटा एंड दिस इज योर पैरा, है ना। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पे ओ मिथाइल और फिनॉल भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा नॉमेनक्लेचर है, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4, चौथे पे मिथाइल है और चौथा पैरा पोजीशन पे बेटा ध्यान दीजिएगा ये आपका पैरा पोजीशन पे है, तो 4 पे लिखेंगे हम मिथाइल,
IUPAC में हमेशा 4 1 2 3 ऐसे करके लिखना पड़ता है, और जब भी पैरा वगैरह लिखेंगे तो कॉमन नेम में आपका वो काउंटिंग होता है, यानी कि 4 पे मिथाइल हो गया और यहाँ पे पूरे बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है ना बेटा, ध्यान दीजिए ये हमारा फिनॉल हो जाता है ना, तो 4 मिथाइल फिनॉल हमारा नाम हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन के साथ OH लग गया, काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। अब सवाल आता है कि हम जाएं किधर, जाएं तो जाए कहाँ, इस साइड जाएं कि इस साइड आए। तो मैंने क्या बोला, पहला जो नंबरिंग है उसको देखो और जस्ट उसके बगल में देखो कि बगल में कोई है कि नहीं है। तो इसके ठीक बगल में इधर है, इधर आपका यहाँ बगल में नहीं है, उस बगल वाले के बगल में। तो आपको किधर चलना है, इधर चलना है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट देखना है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 हो गया। तो देखो बेटा, देखो यहाँ पे 5 पे तुम्हारा मिथाइल लग गया, 5 पे देखो यहाँ पे मिथाइल हो गया, 5 पे मिथाइल हो गया, 2 पे भी मिथाइल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पे, है ना, 2 पे 5 पे, देखो 2 पे 5 पे, अच्छा 2 मिथाइल है तो लिखेंगे हम डाई मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 5 डाई मिथाइल, और ये पूरा नाम हमारा देखो, ये बेंजीन के साथ OH है, इसका नाम हो जाता है फिनॉल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। OH हमारा लगा हुआ है पहला, यहाँ पे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे दोनों तरफ। हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पे ही लगा हुआ है, देखो ये भी सेकंड, इधर से ये भी सेकंड, तो कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए, 3 4 5 और 6। तो अभी देखिए 2 पे और 6 पे 2 मिथाइल लगा बेटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 6 डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल, ठीक है, 2 6 डाई मिथाइल एंड हियर इज योर फिनॉल। तो ये हो गया हमारा 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। फिर देखिए इस वाले नॉमेनक्लेचर को देखते हैं, ये हमारा ईथर का नॉमेनक्लेचर है। याद रखिएगा, 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन अगर लगा है तो दिस इज योर ईथर, ये हमारा ईथर लगा हुआ है, ईथर है। और ईथर का नेम भी सेम उसी तरह से जैसे आप अल्कोहल का किए, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल का जब आप नाम लिखते हैं तो सफिक्स में ऑल लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ईथर का जब आप नाम लिखते हैं, जैसे आपने ईथर लिख दिया, जैसे ROR-, ठीक है ना, तो देखिए ROR- में ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है ना, स्मॉलर, मान लीजिए ये हमारा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, जिसमें 1 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ इसका नाम लिखना है, यानी एल्कोक्सी बोल देना। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे O हो गया, C2H5 लगा, तो ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर का ऑक्सीजन के साथ नाम कर देना एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी मतलब 1 मिथाइल है, तो यहाँ पे नाम लिख देना मिथॉक्सी, समझ गए। तो ये आप नाम लिखिए मिथॉक्सी, और दूसरा हमारा यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथेन, तो ये नाम हो जाएगा, देखो बेटा ध्यान से, मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह से सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 1 ही कार्बन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे मिथॉक्सी, लेकिन मिथॉक्सी किस पोजीशन पे लगा हुआ है ये भी ध्यान दीजिएगा। काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, है ना। तो देखिए 2 पे मिथाइल लग गया और 1 पे मिथॉक्सी, है ना, 2 पे मिथाइल 1 पे मिथॉक्सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 1 पे मिथॉक्सी, ठीक है, 2 पे बेटा देखो मिथाइल हो गया, 2 पे यहाँ पे लिखेंगे हम मिथाइल, है ना, 2 पे मिथाइल हो गया, और यहाँ पे 3 कार्बन के लिए हम यहाँ नाम लिख देंगे बेटा प्रोपेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो 1 पे मिथॉक्सी हो गया, 2 पे आपका मिथाइल हो गया, और 3 कार्बन के लिए हमारा प्रोपेन हो जाता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, दोनों में स्मॉलर कौन है, तो ध्यान दीजिएगा C2H5 हमारा स्मॉलर है, तो ऑक्सीजन का नाम उसके साथ लिखेंगे, यानी हम यहाँ पे इथॉक्सी लिखेंगे, और इस वाले C6H5 को बेंजीन लिखा जाता है, यानी अल्केन के बेस पे हम नाम लिखते हैं, अल्केन के बेस पे नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो गया इथॉक्सी बेंजीन, है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें स्मॉलर कौन है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें जो हमारा सबसे स्मॉलर है, दोनों में स्मॉलर है, यहाँ पे 7 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, इसीलिए 6 कार्बन वाले को स्मॉलर मान के हम ऑक्सीजन को इसके साथ एल्कोक्सी बता देते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा फिनॉक्सी, यहाँ पे हो जाएगा आपका फिनॉक्सी, और यहाँ पे देखो 7 कार्बन के लिए हो जाता है हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। इस वाले को देखिए, यहाँ पे दोनों में हमारा जो स्मॉलर जो कार्बन चेन है वो कौन सा, देखो बेटा यहाँ पे हमें इन दोनों कार्बन का ऑक्सीजन के साथ नाम लिखना है, तो बता दो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए काउंटिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 और 4, काउंटिंग हमेशा यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ही ये हमारा इथॉक्सी लग गया, दिस इज कॉल्ड योर इथॉक्सी, ये हमारा इथॉक्सी हो गया। तो किस पोजीशन पे इथॉक्सी है, तो बेटा देखो सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप सेकंड, यानी 2 इथॉक्सी, है ना, सेकंड पोजीशन पे पूरा इथॉक्सी देखो, और नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, दिस इज योर ब्यूटेन। तो याद रखिएगा, नॉमेनक्लेचर का जो क्वेश्चंस होता है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना है। आपने जो बेसिक पढ़ा है 11th क्लास में, जो आप लोगों ने बेसिक अच्छे से सीखा होगा,
नोमेनक्लेचर पे अगर आपका कमांड होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखते हुए बन जाएंगे, पेन भी नहीं चलाना होगा। तो बच्चों इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम 11.2 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11.2। तो 11.2 एक्सरसाइज में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनका स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा है उसमें आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ था और उसका नाम लिखना था, लेकिन यहाँ पे वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो हमारे पास कंपाउंड्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर्स एंड द प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। तो हमें नोमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो करना है और हमें क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर बना लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे भी 5 से 10 मिनट के अंदर में हम सारे क्वेश्चंस को अभी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बेटा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर स्ट्रक्चर बनाने वाला क्वेश्चन हो ना तो हमेशा लास्ट से पकड़ के आपको चलना है। जैसे ब्यूटेन 2 ऑल कह रहा है तो आपको ब्यूट पकड़ना है ना। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल बोल रहा है तो प्रोपेन पकड़ना है। यानी आपको जो भी यहाँ पे जो वर्ड रूट आपको कह रहा है ना, पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए। और जब आप वर्ड रूट को ड्रॉ कर लीजिएगा तो फिर उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट कह रहा है, कहाँ पे जिस भी पोजीशन पे कह रहा है, आप वहां उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लेस कर दीजिए, है ना। अल्कोहल देखो कहाँ पे लगाया तो दूसरे पे लगाया तो दूसरे पे लगा दो, या मिथाइल आपका देखो दूसरे पे कह रहा है तो दूसरे पे लगा दो। तो ऐसे करते हुए आपको नाम को लिखना है। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, है ना। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको वर्ड रूट को पकड़ लेना है और उसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद आपको जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्लेस करना है, जहां भी प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वहां प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो पहले बेटा ध्यान देना यहाँ पे कि पहले आप यहाँ पे आंसर 1 देखो, पहले आप यहाँ पे ब्यूट बना लीजिए, है ना, 4 कार्बन बना लीजिए। फिर दूसरे पे अल्कोहल है और दूसरे पे मिथाइल है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा दूसरे पे अल्कोहल ही लगाना है और दूसरे पे मिथाइल लगाना है। तो आपका ये आंसर हो गया। देखो आप ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर से कंपाउंड बनाने के रेस्पेक्ट में बहुत इजी पड़ता है। मतलब ये वाला जो है ना ये काफी इजी आपका आएगा। आपको देखते हुए स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। बाकी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस कर देना है। तो याद रखिएगा जो टर्मिनल है कार्बन उस पे आपको 3-3 हाइड्रोजन प्लेस करना है। जैसे यहाँ 3 प्लेस कीजिए, यहाँ पे 3 प्लेस करिए, है ना। आपको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्लेस कर देना है, यहाँ पे भी आपको 3 प्लेस करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आप प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो बस यही करिए और कुछ नहीं करने की जरूरत है। फिर कह रहा है कि 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो पहले आप प्रोपेन पकड़ लीजिए, है ना। तो देखो हम दूसरे क्वेश्चन में कर रहे हैं क्या कि 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो पहले बेटा देखो प्रोपेन बना लो आप। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, है ना। प्रोपेन बना लिया और दूसरे पे अल्कोहल लगा लिया। चलो अल्कोहल लगा लिया और कह रहा है कि 1 पे ही फिनाइल लगाना है आपको। तो 1 2 3। तो 1 पे बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए, यानी ये हमारा हो गया फिनाइल। तो देखिए 1 पे क्या हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर फिनाइल। इसको हम फिनाइल बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा 1 पे फिनाइल हो गया, प्रोपेन 2 पे ऑल हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। बाकी जो आपका हाइड्रोजन प्लेस करने का है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि 3,5 डाइमेथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। तो पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले हेक्सेन बना लीजिए। हेक्सेन में हमें कितना कार्बन चाहिए, हेक्सेन में हमें चाहिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 1,3,5 में 3 अल्कोहल लगाया। तो देखिए 1,3,5 ट्राइऑल मतलब तीनों पोजीशन पे 3 अल्कोहल लगाना है। यानी कि पहले इसमें काउंटिंग दे दो आप, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए 1,3,5 पे ट्राइऑल है, मतलब 1 पे भी अल्कोहल है, 3 पे भी अल्कोहल है और आपका 5 पे भी अल्कोहल लगा हुआ है। हमने अल्कोहल को प्लेस कर दिया। फिर कह रहे हैं 3,5 डाइमेथाइल, है ना। तो 3 पे देखिए 3 हमारा ये था ना, तो इस पे 1 मिथाइल लगा दो, ठीक है। फिर किस पे कह रहा है, 5 पे कह रहा है। तो आप यहाँ पे बस 5 पोजीशन पे 1 मिथाइल लगा दीजिए। दिस इज योर स्ट्रक्चर, यही हमारा स्ट्रक्चर है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए बेटा ध्यान से एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नोमेनक्लेचर लिखेंगे, ठीक है, नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो हमेशा काउंटिंग आपको यहीं से करनी है। अगर आप वापस इससे नोमेनक्लेचर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे देखो 1 2 3, 3 पे 1 मिथाइल है, फिर आपका 5 पे 1 मिथाइल है, तो 3,5 डाइमिथाइल हो गया। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। फिर 1,3,5 ट्राइऑल है, 1 पे 3 पे 5 पे 3 अल्कोहल है, 1,3,5 ट्राइऑल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से आप अपना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, और कोई भी अगर डाउट है आपके मन में,
आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को वो डाउट आप भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहे 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। तो बेटा सबसे पहले आपको ना फिनॉल बना लेना है। तो देखिए फिनॉल मैं बना रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ फिनॉल बनाइए। फिनॉल बनाने के बाद 2 और 3 पे डाई इथाइल, मतलब 2 इथाइल आपको प्लेस करना है। 1 2 3 4 5 6। कहां पे 2 3 पे। देखो बेटा यहाँ पे 2 पे आपको इथाइल प्लेस करना है, यानी C2H5 हमारा इथाइल हो जाता है। और कहां प्लेस करना है, 3 पे प्लेस करना है। तो 3 पे भी हम यहाँ पे C2H5 को प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 1 2। देखो 2 है ना, 2 और 3, 2 3 पे क्या लग गया, डाई इथाइल लग गया, और हम इसका नाम कहते हैं फिनॉल। तो ये हो गया हमारा 2 3 डाई इथाइल फिनॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आप इसको स्ट्रक्चर से भी आप नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आइए बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो बेटा ध्यान से देखिए 1 इथॉक्सी प्रोपेन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4th के बाद 5 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा है 1 पे इथॉक्सी प्रोपेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोपेन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, प्रोपेन ड्रॉ हो गया। फिर करिए क्या, 1 पे इथॉक्सी लगाइए। तो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 1 2 3। तो आपको क्या करना है, 1 पे इथॉक्सी लगाना है। इथॉक्सी का मतलब OC2H5 होता है। तो दिस OC2H5 you have to attach on first कार्बन, और वो हमारा प्रोपेन का फर्स्ट कार्बन है जिससे आपको यहाँ पे अटैच करना है ना। 1 पे इथॉक्सी हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। तो बेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, मिथेनॉल आप देखिए, मिथेनॉल हमारा होता है CH3OH। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मिथेनॉल है। अब कह रहा है कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाइए। तो अब आप साइक्लोहेक्साइल को कैसे ऐड करिएगा, कहां पे सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो एक हाइड्रोजन को घटाओ और यहाँ पे एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा दो। दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल। ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। दिस इज योर मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, है ना। तो ये हमारा 6 नंबर का आंसर हो गया। आइए 7 को देखते हैं। 7 को देखिए, 7 में क्या कह रहा है, 6 हो गया बेटा। 7 देखिए, कह रहा है कि साइक्लोहेक्साइल, सॉरी ये तो 7 ही था ना, ये हमने 7 आपको बता दिया है ना, 7 बता दिया। अब देखिए 6 मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटा देखो 6 मैं बताने जा रहा हूं। 6 में क्या है, देखिए 6 में कह रहा है कि 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले देखो 6, यहाँ 5 के बाद मैंने 7 बता दिया, अब मैं 6 बता रहा हूं क्योंकि एक नंबरिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखना है 6 वाले में क्या बोल रहा है कि पेंटेन। सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पे पेंटेन आपको बना लेना है। पेंटेन बनाने के बाद आपको 3 पे मिथाइल लगाना है। तो 1 2 3 4 5, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, स्केलेटल है, अभी कहीं भी 1 2 3 लगाइए। तो 3 पे मिथाइल है, तो 1 2 3, 3 पे हमने क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल। देखो 3 पे हमने लगा दिया मिथाइल। अब फिर कह रहे हैं 2 पे इथॉक्सी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा 1 2 3, तो 2 पे हमने लगाना है इथॉक्सी। 2 पे OC2H5 हम लगा देंगे। दिस इज योर इथॉक्सी। तो 2 पे हमारा इथॉक्सी हो गया, 3 पे मिथाइल हो गया, और यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वाला भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कौन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3ऑल। फिर से समझिए, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3ऑल। तो पहले हमें पेंटेन को पकड़ लेना है। तो आप पहले यहाँ पे पेंटेन को पकड़ लीजिए, ठीक है, और 3 पे अल्कोहल लगाइए। कहीं से भी आप देखिए 1 2 3, 3 पे आपको लगा देना है अल्कोहल OH। अब 3 पे कह रहा है साइक्लोहेक्साइल है, तो 1 2 3, 3 पे ही हमारा साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। बेटा ध्यान से देखिए, इस वाले साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट को अगर ब्रांच के फॉर्म में लगाएंगे वो आपका साइक्लोहेक्साइल बन जाता है। इस साइक्लोहेक्साइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। देखिए अगर रैंडमली अगर कभी क्वेश्चन दे दे और आपका पढ़ा हुआ काफी दिन है, तो आपका वहां पे हमेशा बेसिक काम आता है। जिसका भी बेसिक क्लियर है, जिसका भी बेसिक अच्छा है, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक पे कमांड करना बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बेसिक पे नहीं कमांड करेंगे, आपको बेसिक आइडिया नहीं है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में ही नहीं आएगा। ये आप लाख प्रयास करते रह जाइए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होने वाला है। इसीलिए आपका बेसिक होना चाहिए, यानी
आपका नॉमेनक्लेचर का हर एक रूल पता होना चाहिए, तब जाकर आपको ये जो नॉमेनक्लेचर है, इतना जो दिख रहा है मैं इतना आसानी से कर पा रहा हूँ, ये इसीलिए क्योंकि बेसिक पे कमांड हमने किया है और इसी वजह से ये सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ इजीली। आप भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, 3 पे अल्कोहल है और 3 पे साइक्लोहेक्साइल है, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन हमारा 3 ऑल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कह रहा है साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल आपको बनाना है। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बनाना है क्या, 8 के बाद यहां देखिए 9 नंबर कह रहा है कि साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, है ना। तो देखिए साइक्लोपेंट बनाना है आपको, पहले साइक्लोपेंट बना लेना है। साइक्लोपेंट, देखिए दिस इज योर साइक्लोपेंट, है ना। अब 3 पे इन कह रहा है 1 पे ऑल, तो पहले तो हमें फंक्शनल को प्लेस कर देना चाहिए क्योंकि ये 1 पे ही होगा, है ना। 3 in 1 ऑल मतलब 1 पे हमारा अल्कोहल हो गया। अब 1 से काउंट करो 2 3 और 3 पे क्या लगाना बेटा, 3 पे इन लगाना, मतलब यहाँ आपको डबल बॉन्ड प्लेस कर देना है। तो ये हो गया साइक्लोपेंट 3 पे इन, यानी कि 1 2 और 3 पे इन है और 1 पे हमारा ऑल लग गया, यानी साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। बेटा फिर से आपको मैं कहूंगा यहाँ पे इसको पकड़िए, यहाँ पे पेंटेन 1 ऑल को पकड़िए। तो 10 नंबर में देखो पेंटेन 5 कार्बन हो गया ना, देखो 5 कार्बन हो गया हमारा पेंटेन, तो पेंटेन 1 ऑल है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 पे क्लोरोमिथाइल है, तो 3 पे क्लोरोमिथाइल आपको लगाना है। तो 1 2 3 4 और 5, तो 3 पे बेटा देखो क्लोरोमिथाइल मतलब CH2Cl है, तो ये हमारा हो गया क्लोरोमिथाइल, दिस इज योर क्लोरोमिथाइल, लिख लीजिएगा ये हमारा हो गया क्लोरोमिथाइल। तो 1 2 3 पे हमारा क्लोरोमिथाइल है और यहाँ पे 5 कार्बन के लिए पेंटेन कहेंगे, तो 3 पे क्लोरोमिथाइल पेंटेन, दिस इज योर आंसर। थैंक यू। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग 11.3 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको आइसोमेरिज्म का जो बेसिक फंडा है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O, यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे सारे अल्कोहल्स आपको फॉर्म कर लेना है और साथ में उनका नाम भी लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे उनका नाम भी लिखना है और दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑल्सो राइट विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी एंड विच वन इज टर्शियरी। यहाँ पे ये सभी चीज आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा सोल्यूशन करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C5H12 एंड O। सबसे पहले आइसोमर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको चेक कर लेना है या अनसैचुरेशन फैक्टर आपको चेक कर लेना है। देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि कहीं इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है, कहीं एल्डिहाइड तो नहीं है, ऐसा कुछ भी, तो आप सबसे पहले DU चेक कर लीजिए। यानी कि DU जब आप चेक करेंगे, देखिए DU जब आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन होगा यानी अल्केन होगा वो कौन सा होगा, वो आपका C5H12 ही होगा। तो वहां भी आपका 12 कार्बन है और इस दिए गए कंपाउंड में भी 12 हाइड्रोजन है ना। तो 12 हाइड्रोजन वहां भी है अल्केन में, 12 यहाँ भी है और डिवाइड कर दो 2 से, है ना। तो आपका टोटल जो है वो 0 अनसैचुरेशन है। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट नहीं होगा, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं होगा। क्योंकि देखो कभी कभी ना तुमको कंफ्यूजन हो जाता है, ये हो जाता है कहीं एल्डिहाइड तो नहीं है, कहीं ये कीटोन तो नहीं है, क्योंकि वहां भी एक ऑक्सीजन होता है एल्डिहाइड में, कीटोन में भी एक ऑक्सीजन होता है, तो कहीं ये एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे DU निकाला है। अब DU निकालने से DU कैसे निकालेंगे, तो DU देखिए जो भी आपको दिया रहेगा, जितने कार्बन आपको दिए गए हैं, जैसे 5 कार्बन का आपका ये कंपाउंड है, तो 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन चेक करो। तो 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन हमारा हो जाएगा C5H12, है ना। तो C5H12 जो है हमारा वो 5 कार्बन का, ठीक है, C5H12 जो है हमारा 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 12 में से 12 घटा देना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा C5H12 हमारा ये हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें देखिए 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, तो 12 में से 12 घट गया, डिवाइड कर दो 2 से, है ना। तो क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अनसैचुरेशन फैक्टर 0 हो गया। तो अगर ऑक्सीजन है अनसैचुरेशन फैक्टर 0, इसका मतलब है कि आपका अल्कोहल या तो ईथर यही फॉर्म करेगा, लेकिन हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो बेटा ध्यान से देखिए
अल्कोहल का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं इसको समझने का कोशिश करिएगा। देखिए अल्कोहल का फॉर्मेशन हमको कैसे करना है, तो हमारा दिया गया है फॉर्मूला C5H12 और O। सबसे पहले देखिए तीन चीज आप समझिए। सबसे पहले हमें सिर्फ अल्कोहल बनाना है तो कोई भी फंक्शनल आइसोमर सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है क्या, सिर्फ सोचना है चेन आइसोमर और एक सोचना है आपको पोजिशनल आइसोमर। और आपने 11th क्लास में इसको पढ़ भी लिया होगा अच्छे से, आप जानते भी होंगे। तो आपको सिर्फ चेन और पोजिशनल सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं चेन बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए चेन बना रहा हूँ, यहाँ पे 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, और यहाँ पे एक हम अल्कोहल प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए अब देखिए इसमें टोटल कार्बन हो गए 1 2 3 4 और 5। तो बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल तुम्हारा जो कार्बन हो गया ये 5 हो गया, जो कि हमारा चेन आइसोमर इसका आप बनाने वाले हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे ना, 4 कार्बन का अल्कोहल बनाएंगे और जो एक कार्बन है उसको कहीं पे भी ब्रांच में हम शो करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक मिथाइल शो कर दिए, तो यहाँ भी देखिए सेम फॉर्मूला आपका आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ भी सेम आएगा। मतलब हम अभी क्या कर दिए कि मिथाइल हमने सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। तो मेन चेन हमारा यहाँ पे देखो, मेन चेन ये 4 कार्बन का हो गया यानी C4। तो याद रखिएगा बेटा चेन आइसोमर वह आइसोमर होता है जिसमें हमारा पेरेंट चेन का जो लेंथ है वो चेंज होता है। यहाँ आपका 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहाँ पे आपका 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, यानी कि पेरेंट चेन का लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है। तो जब भी पेरेंट चेन का लेंथ चेंज होगा तो आप समझिएगा वहां पे ये पोजिशनल आइसोमर की बात हो रही है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे 3 कार्बन का अल्कोहल बनाएंगे और यहाँ पे हम 2 मिथाइल ग्रुप को प्लेस कर देंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे 3 कार्बन का जो है मेन चेन आ गया, यानी 3 कार्बन का मेन चेन आ गया। तो हमारा ये जो भी है ना पोजिशनल आइसोमर चेन आइसोमर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम सबका पोजिशनल बनाएंगे। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिए, इसका हम पोजिशनल बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे हम OH का पोजीशन चेंज करेंगे। तो देखिए OH का हम पोजीशन बदलने जा रहे हैं। अभी OH हमने दूसरे पे लगा दिया, 1 2 3 4 और 5। नाम इसका देखेंगे, नाम क्या होगा, नाम हो जाएगा आपका पेंटेन 2 ऑल, नाम हो जाएगा हमारा पेंटेन 2 ऑल। तो यहाँ पे दूसरे पे अल्कोहल है तो पेंटेन 2 पे ऑल हो जाएगा। ये हो गया आपका पेंटेन 1 पे ऑल। बेटा ध्यान दीजिएगा 1 पे अल्कोहल लगा हुआ है, इसीलिए आप 1 2 3 4 5 के लिए हमारा पेंटेन हो गया और 1 पे हमारा अल्कोहल है तो पेंटेन 1 ऑल। फिर देखो 1 2 3 4 5, आप कहोगे काउंटिंग सर इधर से क्यों किया आपने, तो यहाँ से आपका अल्कोहल नजदीक आ रहा है इसीलिए हमने काउंटिंग यहाँ से किया है। तो 1 2 3 4 5 के लिए पेंटेन लिखेंगे और पेंटेन और दूसरे पे अल्कोहल है हम कहेंगे पेंटेन 2 ऑल। आप याद रखिएगा इसका नाम हो गया। अब फिर देखो 2 से उठा के 3 पे ले आते हैं। देखो बेटा 2 से उठा के हम लोग 3 पे ले आते हैं, 1 2 3 4 और 5 है ना, ये हमारा 5 हो गया। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका पेंटेन और 3 पे अल्कोहल है तो हम लिखेंगे 3 पे ऑल। तो ये सभी आपके पोजिशनल आइसोमर बनेंगे, यानी कि पोजिशंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स या कोई भी आपका डबल या मल्टीपल बॉन्ड्स आपका अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो हमारा पोजिशनल आइसोमर बनता है। तो बात करते हैं इसकी पोजिशनल की। देखिए अब इसके कितने पोजिशनल आइसोमर बनेंगे, तो पहले हम OH का पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा OH का हम पोजीशन अभी बदलने जा रहे हैं। मिथाइल को ऐसे ही यहीं पे छोड़ दो, OH को यहाँ पे लगा दो। एक तो ये बन गया, देखिए OH का पोजीशन बदल दिया। अब OH को उठाकर यहाँ से यहाँ लगा दो, OH को आप उठाकर यहाँ से यहाँ लगाइए, ठीक है। इसका नाम लिखते जाना है ना, 1 2 3 और 4। तो देखिए बेटा नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पे हमारा हो गया मिथाइल, 1 2 पे मिथाइल हो गया, 1 2 3 4 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ब्यूटेन 1 पे ऑल, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। फिर यहाँ देखिए इसका नाम देखिए, ये हमारा हो गया मेन चेन 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा आपका 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पे हो गया 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ऑल, ठीक है। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। देखो पोजीशन बदल रहा है, यहाँ पे 1 ऑल था, यहाँ पे आपका 2 ऑल हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। क्यों काउंटिंग इधर से किया आपने, क्योंकि अल्कोहल आपका नजदीक पड़ रहा है ना, इस साइड से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पे मिथाइल, यानी कि 3 पे हम लिखेंगे क्या, मिथाइल। 3 पे हो गया मिथाइल और यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ऑल। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब चलिए अब क्या कर सकते हैं, क्या कोई और भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका पोजीशन बदला, फिर हमने क्या किया, OH को इस वाले पोजीशन पे लाया और मिथाइल हमने यहाँ पे लाया, ठीक है। अब देखिए OH का पोजीशन यहीं पे छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं, OH का पोजीशन यहीं पे छोड़ देते हैं
और मिथाइल अभी सेकंड पे, मिथाइल को अभी थर्ड पे ले आओ। तो 1 2 3 मिथाइल को हमने अभी क्या कर दिया, थर्ड पे लाया। तो एक आइसोमर हमारा ये बन जाता है, जिसमें बेटा ध्यान से देखिएगा ये हमारा थर्ड पोजीशन 1 2 3 और 4, यानी कि थर्ड पोजीशन में मिथाइल हो गया। यानी कि टोटल जो हमारा आइसोमर आएगा वो कितना आएगा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल हमारा आइसोमर जो आएगा, टोटल आइसोमर्स इज 8, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ना। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, इससे घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव फ्रेम करके आपसे क्वेश्चन किसी भी हाल में पूछा जा सकता है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों का नाम लिखना है। देखो हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है अभी, तो देखिए नाम लिखेंगे कैसे। यहाँ पे आपका सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगा हुआ बेटा, तो ध्यान दीजिएगा सेकंड पे 2 मिथाइल है, तो 2 2 हम लिखेंगे हम यहाँ पे डाई मिथाइल, है ना। 2 2 हो गया डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, और 1 पे अल्कोहल है इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 पे ऑल, यानी 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल हो जाता है इसका नाम। चलिए इसका नाम देखते हैं क्या होता है। तो 1 2 3 3 पे बेटा ध्यान दीजिए मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे हम कितना, क्या नाम लिखेंगे, 3 पे मिथाइल, ठीक है। 1 2 3 4 4 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ब्यूटेन, और 1 पे लिखेंगे हम यहाँ पे ऑल, है ना। 1 पे लिखेंगे हम यहाँ पे ऑल। तो याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा 3 पे मिथाइल ब्यूटेन 1 पे ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए टोटल हमारा 8 आइसोमर यानी 8 आइसोमर हमारा टोटल यहाँ पे अभी तक बन चुका है। अब यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन कह रहा था कि आपको यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी आपको बताना है, तो इससे भी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी कहाँ पे है, टर्शियरी कहाँ पे है, सेकेंडरी कहाँ पे है ना। तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल समझना है यहाँ पे। प्राइमरी अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जब अल्कोहल किसी कार्बन से जुड़ता है और वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ता है ना। ध्यान रखिएगा ये प्राइमरी हो जाता है। अगर ये मान लीजिए 2 कार्बन से अगर जुड़ा, मतलब जो अल्कोहल वाला कार्बन है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ेगा, जैसे देखो 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री वाला। अगर मान लो अल्कोहल हमारा 3 कार्बन से जुड़ता है ना, या तो सेम या तो डिफरेंट, तो वो हो जाएगा आपका टर्शियरी। तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, और ये हो जाएगा आपका टर्शियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से लगा हुआ वो सिर्फ एक ही कार्बन से, ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से बेटा वो 2 कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री। फिर देखो अल्कोहल जिस कार्बन से वो 1 और 1 2 कार्बन से लगा है, तो ये भी अल्कोहल आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। फिर देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये भी आपका 1 डिग्री होगा। देखो ये सिर्फ इधर से इस कार्बन से जुड़ा है, इसको नहीं बोलना, याद रखना, है ना। चलिए इधर देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखो कितने से जुड़ा है, तो एक इधर से जुड़ा है, 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 यानी ये कार्बन देखना ध्यान से, ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये अल्कोहल जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितने से 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। फिर बेटा ध्यान दो अल्कोहल जिस कार्बन से है वो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा इस साइड से, देखो तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। फिर देखो अल्कोहल जिस कार्बन से वो सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ ये वाला, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये सब आपको आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सा फंडा है, आपको ये सब आनी चाहिए, है ना। तो फटाफट जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं 11.4 नंबर क्वेश्चन पे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के कई सारे क्वेश्चन आज हम कर चुके होंगे। चलिए इसको जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.4 एनसीईआरटी का। इसके पहले हमने 11.3 को देख लिया, आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो आइए हम लोग कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कह रहे हैं कि वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देखो एक्चुअली मैं ये क्वेश्चंस के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत थ्योरी में भी हेल्प करूंगा कि कैसे आप बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, और भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे प्रोपेनॉल है, जैसे CH3 CH2 और CH2OH है ना, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है ब्यूटेन CH3
CH2 CH2 और CH3। तो एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर मासेस लगभग बराबर है ना। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, लगभग बहुत ज्यादा का अंतर फर्क नहीं होता है। मॉलिक्यूलर मास लगभग आपका बराबर होता है। अगर बात करें मान लीजिए जैसे हम की बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, है ना। देखिए OH बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, आपकी समझ लीजिएगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है बेटा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही 3 एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर कभी भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे कि इस हाइड्रोजन के पास एक स्पेशल पावर आ जाता है, जैसे कि वो और दूसरे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो ये हाइड्रोजन के पास क्या बेटा, ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन के पास एक स्पेशल पावर आ जाता है, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं और खींचने की वजह से इनके ऊपर माइनस साइन डेवलप करता है। इसके वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है और ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स को भी अपनी तरफ खींच पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ये खींचते हैं ना, इनको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है और ये डॉटेड लाइन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो चूंकि होता क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल, इस तरह के कई सारे मॉलिक्यूल, चूंकि आपको पता चल गया कि जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, अब ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो भी कैसा, इसी तरह के और सारे मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जब एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं तो वैसे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो याद रखिएगा कि जहां पे OH आपको दिख गया वहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनेगा और वहां पे सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। और जब भी ऐसे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल का क्लस्टर बन जाता है, आप समझिए कि जब मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत कम रहेगा तो वो आपका लिक्विड में चेंज होने लगता है और वो आपका, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ने लगती है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपकी यहाँ पे इस वाले अल्कोहल के ज्यादा होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप क्या आंसर लिखेंगे, आंसर आपको लिखना है यहाँ पे कि propanol has OH group and it is capable of forming intermolecular hydrogen bond with other molecules, with other सेम मॉलिक्यूल्स, है ना, सेम मॉलिक्यूल्स। तो अदर सेम मॉलिक्यूल्स के साथ ये क्या बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स, हेंस क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल डेवलप, और हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, और हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन विल टेक प्लेस, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ पास पास आ गया, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, हेंस बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। बट इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस हाइड्रोकार्बन, कि यहाँ पे वांडरवाल फोर्स आपका काम करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वांडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, है ना। तो चूंकि अल्केन्स के अंदर वांडरवाल फोर्स काम करता है, यहाँ पे पोलैरिटी नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग नहीं है जिस तरह से आपका OH में होता है। यहाँ पे सिर्फ वांडरवाल फोर्स जो कि एक वेट के वजह से लगता है, मॉलिक्यूलर वेट के वजह से लगता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो याद रखिए, कहीं भी अगर अल्कोहल मान लीजिए 2 कंपाउंड में सेम आ गया तो उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेना है, किनमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो अल्कोहल तो आपका दोनों में मान लीजिए आ गया, तो दोनों में अब कैसे चेक करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेना है।
तो जिनमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा आई थिंक ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर है बॉइलिंग पॉइंट कहीं भी अगर है दिया हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जरूर चेक करिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को जरूर चेक करिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, कहाँ बनता है, मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन के साथ बनता है। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ा रहेगा तब जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसी आंसर को आप अपने कॉपी पे पेस्ट कर दीजिएगा या अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो बेटा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो सेम आंसर यहाँ पे देंगे, थोड़ा सा आपको घुमाना है आंसर को। देखिए सॉल्यूशन आप जब यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अल्कोहल और क्या करना है, अल्कोहल एंड कोई भी आप हाइड्रोकार्बन आप ले लीजिए सेम मॉलिक्यूलर मास का। जैसे आप मान लीजिए हमने अल्कोहल ले लिया ROH, ठीक है, और एक हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया दैट इज RH। तो यहाँ पे सेम चीज है कि अगर आप इस अल्कोहल को पानी में डिजोल्व करेंगे, देखिए अगर आप पानी में डिजोल्व करेंगे, इसको भी अगर पानी में आप डिजोल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्युबल होगा, बट देखिए ये आपका सॉल्युबल होगा और ये आपका इनसॉल्युबल होगा। अच्छा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉल्युबल है? तो देखिए फिर अगेन मैं आपको कहूंगा ये जो आपका बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा पोलर है और ये पानी के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्रिएट करता है। तो OH आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा, पानी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। और पानी में से देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अल्कोहल है ROH है ना, तो यहाँ पे H के ऊपर तो प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा। और वाटर मॉलिक्यूल को देखो यहाँ पे, तो वाटर मॉलिक्यूल को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। इसी तरह से और भी कई सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास H होगा, O होगा, R हो गया। इसी तरह से आपके और भी सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, ये अपने बगल वाले यानी कि वाटर के पॉजिटिव वाले पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या होगा, ये अपने जैसे अल्कोहल है, मान लो अल्कोहल में हमने क्या ले लिया, अल्कोहल में हमने ले लिया O, R और H। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो कई देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ही ये अल्कोहल चला गया वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए थे और वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है ना। क्यों टूट जाता है, तो उसको समझिएगा कि जैसे ही अल्कोहल गया, देखो जैसे ही अल्कोहल पानी में गया, ये मान लो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कंटेनर बनाता हूँ, देखो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे अल्कोहल को डाला, ROH अल्कोहल को डाला, यहाँ पे अल्कोहल में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे माइनस साइन होगा। तो जैसे ही ये अल्कोहल यहाँ पे गया तो होगा क्या कि इस अल्कोहल और इस वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ जब अट्रैक्ट होगा, इस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी बाहर आएगा, ध्यान से देखिएगा, इस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी बाहर आता है वो बहुत ज्यादा होता है और उस एनर्जी को यूज किया जाता है इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में, जो कि वाटर पहले से बना के रखा है ना। तो वाटर्स के बीच में भी, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये भी काफी स्ट्रांग है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा एनर्जी, जितनी स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की है उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है और वो जो एनर्जी है इस हाइड्रोजन बॉन्ड को यूज करने में काम आता है। और जब आपका अल्कोहल पानी में कंप्लीटली आ जाता है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ये तोड़ देता है और वाटर मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली यहाँ पे चारों तरफ इसके घिर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब तक वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक ये अल्कोहल के चारों तरफ नहीं घिरेगा और इसको हम सॉल्युबिलिटी, जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे आप NaCl को पानी में घोलो तो NaCl पानी में गया तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। अब Na प्लस चार्ज है और Cl माइनस चार्ज है, तो Na अपने चारों तरफ जो है वो माइनस वाले को, पानी में का जो माइनस है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा और चारों तरफ वो घिर जाएगा, पानी घिर जाएगा।
यहाँ भी क्लोरीन के चारों तरफ जो है वो पानी गिर जाएगा, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी जब अल्कोहल इस पानी में जाता है तो पानी के अंदर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, अल्कोहल इसको तोड़ देता है, क्योंकि इसका और इसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है जिससे कि एनर्जी बाहर आता है, और वो जो एनर्जी होता है इसके सफिशिएंट एनर्जी होता है जिससे कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूट पाए। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी हम पानी में देखते हैं कि ज्यादा होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। तो इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, सिंस फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, है ना। द एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है ना, जो एनर्जी रिलीज होगा ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ROH and water is sufficient to break hydrogen bond of the water molecules। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने में ये जो एनर्जी है वो काम आ जाता है, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो उसके चारों तरफ यानी अल्कोहल के चारों तरफ वो गिर जाता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो अल्कोहल आपका सॉल्युबल होता है, ये हमारा रीजन है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। हेंस यहाँ लिखेंगे, हेंस अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। हम कह सकते हैं कि अल्कोहल हमारे पानी में, वाटर में सॉल्युबल होगा, और जब अल्कोहल पानी में हमारा सॉल्युबल हो जाता है तो हम यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये हमारा सॉल्यूशन हमारा स्टेबल भी होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे कोई भी ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, यहाँ पे नो पोलर अट्रैक्शन। तो पानी के साथ इसका कोई भी उतना बढ़िया रिलेशन नहीं रहता है, उतना बढ़िया इसका कंपनी नहीं मिलता है वाटर के साथ, जिससे कि ये इसके अंदर घुल पाए। तो घोलने के लिए हमारा कंपनी अच्छा होना चाहिए, यानी हाइड्रोकार्बन का वाटर के साथ जो कंपनी है वो उतना बेहतर नहीं है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन हमारा नहीं घुलता है। तो ये प्रॉपर आप आंसर लिखेंगे, है ना। तो अगर इतना भी आप इसको बनाकर अच्छे से लिख देते हैं, है ना, अपने कॉपी पे, तो विश्वास मानिए एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बंदा बहुत ही टॉप लेवल का बंदा है, और आपको नंबर देने में वो पीछे नहीं हटेगा, फुल नंबर देगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कितने मार्क्स का पूछा है। ऐसा नहीं बेटा कि आपको 2 नंबर का पूछा है और पूरा आपने ज्ञान इसको कॉपी पे डाल दिया, पूरा ज्ञान आपने, मतलब जितना आपने 2 साल में पढ़ा सारा ज्ञान आपने उसमें डाल दिया, नहीं, है ना। जितना नंबर का पूछा बस उतना ही अच्छे से सटीक आंसर आपको लिखना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा लेके कॉपी भर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस ध्यान में रखना है कि जितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उतने ही नंबर का हमको काम करना है ना। कहा जाता है ना, जितना चीनी डालिएगा पानी में उतना ही मीठा होता है। तो बस आपको चीनी आपको जितना लोगों के लिए बनाना है उतना करिए, है ना। 2 नंबर का पूछ रहा है, 2 नंबर का आपको आंसर लिखना, लिखिए सटीक आंसर, लॉजिकल आंसर, बढ़िया आंसर, है ना, वो लिखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। और हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 11.6 नंबर क्वेश्चन अभी देखेंगे, है ना। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। आइए, तो बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए, और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उन सभी दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि उनका भी पूरा देखो, एक्चुअली जो आपका यूट्यूब पे जो वीडियोस आपको मिलेंगे, है ना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल आपको कुछ भी नहीं समझाया गया है। वहाँ एनसीईआरटी को तो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, बाकी क्वेश्चंस वो स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं A to Z क्वेश्चंस कराऊंगा, उसका स्टेटमेंट कराऊंगा, कहीं भी मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे थ्योरी कराऊंगा आपको, कि आप उस थ्योरी की मदद से भी आपको किसी भी तरह का, चलो ठीक है ये क्वेश्चन आपको है, मान लो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे, तो वैसे क्वेश्चन भी आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि आप आज के इस वीडियो में आप देखकर बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए बोर्ड में, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो नीट वाले बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं,
जो IIT देना चाहते हैं वो तो समझिए कि NCERT का एक एक क्वेश्चन आप करके जाइए, क्योंकि बेटा देखो आज के डेट में एडवांस में भी क्वेश्चन NCERT का ही सारा जो कॉन्सेप्ट है, NCERT का जो आपका थ्योरी है, जो आपका रिएजेंट्स हैं, जो सबस्ट्रेट्स हैं, ये सारा पूछा जा रहा है ना। तो एडवांस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको NCERT में से ही आपको वहाँ पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको एक क्या दिक्कत क्या है, आप NCERT कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। उसके बाद आपको जो रेफरेंस किताब बनाना है वो बनाइए, कोई भी क्वेश्चन करना है वो करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11.6 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। रिएक्शन इलस्ट्रेट इट विथ एग्जांपल। बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बता रहा हूं। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, देखिए बेटा हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है वो आपका ओनली फॉर अल्कोहल्स फॉर्मेशन के लिए होता है। फॉर्मेशन फ्रॉम एल्कीन्स, यानी हम एल्कीन्स से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास गिवन अल्कीन है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्कीन से हम कुछ रिएजेंट यूज करते हैं जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज होता है। सबसे पहला हमें यूज करना है BH3THF। THF का मतलब होता है बेटा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, जो कि हमारे BH3 को स्टेबल बनाता है ना, ज्यादा देर तक हमारा BH3 रह पाता है। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है H2O2 इन बेसिक मीडियम। बस ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के जो रिएजेंट्स होते हैं पहले हाइड्रोबोरेट करिए, फिर उसको ऑक्सीडाइज करिए और फाइनली हमारा अल्कोहल बनकर तैयार हो जाता है। देखिए अल्कोहल बनकर तैयार हो जाता है ना। यहाँ पे आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। अब देखिए अब इसको करते कैसे, तो देखिए एल्कीन्स को सबसे पहले हमको ट्रीट करना है। देखो बेटा अल्कीन्स जो है हमारा, ये हमारा एल्कीन हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है, BH3THF, यानी हमें लेना है BH3THF। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका BH3 जो है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका BH3 है ना, ये हमारा है लुईस एसिड, दिस इज योर लुईस एसिड। और ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है ना। तो BH3 क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और BH3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है कि BH3 सबसे पहले एल्कीन्स आपका न्यूक्लियोफाइल नेचर का होता है, पता है आपको। एल्कीन्स अल्काइंस दे आर द न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ये सब न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन वाया ट्रांजिशन स्टेट से देता है। तो जैसे देखो ये यहाँ से यहाँ पे ये एक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, देखो पाई बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नया फॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ B और H के बीच का बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है और H और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग है। फिर यहाँ देखो बॉन्ड मेकिंग है, फिर यहाँ देखो बॉन्ड ब्रेकिंग है, फिर यहाँ देखो बॉन्ड मेकिंग है। मतलब ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा, जैसे देखिए CH3, देखिए CH3C और यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पे आपका CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हियर इज योर BH2। मतलब हाइड्रोजन जो आपका डाइबोरेन का था या बोरेन ट्राईहाइड्राइड का था, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है फ्रॉम BH3 से। बेटा ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो आपका BH3 है, बोरन हाइड्राइड है, उसका हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, इस वाले सेकंड वाले कार्बन पे, ठीक है ना। अब चेक करो, अब BH2 यहाँ पे अगेन देखो, अगेन यहाँ पे ये BH2 आप देखिए लुईस एसिड अभी भी बना हुआ है, अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस वाले BH2 के साथ ये पूरा जो आपका चेन दिख रहा है, इसको R मान लो आप, है ना, पूरा अल्काइल ग्रुप मान लो। तो आपका ये जो आपका है ना, ये हो गया RBH2, हियर इज योर RBH2, इसको आपने R मान लिया, RBH2 बना दिया। अब अगेन देखो यहाँ पे दूसरा मोल हम अल्कीन का लेंगे, ये पहला मोल था, अब अल्कीन का हम दूसरा मोल ले रहे हैं। देखो CH डबल बॉन्ड CH2
और फिर से हमारा RBH2 जो है यहाँ पे हम लेकर आते हैं, H हो गया, BH और यहाँ पे हमारा R हो गया। फिर अगेन यहाँ देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट फिर से बन रहा है, फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बनेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, फिर यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा, CH3, फिर बेटा देखो CH, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हमारा CH2 हो गया एंड यहाँ पे BHR हो गया। बेटा ध्यान से देखिए, अगेन यही सेम R हमारा यहाँ पे जो R यहाँ पे है ना, तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया R2BH। और फाइनली एक मोल और अगर हम ले लेते हैं, एक मोल और अल्कीन ले लेते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दिस विल कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, है ना। देखिए ये तो क्वेश्चन तो हम लोगों ने बना लिया है इसको, है ना। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा बन गया, देखो ये हो गया, फिर से अगेन R बना ना, देखो यहाँ पे R हो गया तो R2BH बना, है ना, R2BH। तो देखो बेटा R2BH हमारा फॉर्म किया, एक मोल और हमको अल्कीन चाहिए, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक मोल और हमने अल्कीन ले लिया। तो फिर सेम काम आप करो, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, उसको यहाँ अलग करिए, फिर B R और R हमने ले लिया। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो एक और आपका ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म किया एंड दिस इज योर अगेन वन अल्काइल ग्रुप। यानी कि आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप बना, यहाँ पे एक अल्काइल पहले से है, एक अल्काइल और है, यानी R3B। दिस इज कॉल्ड ट्राई अल्काइल बोरेन। ये हमारा हो गया बेटा ट्राई अल्काइल बोरेन, है ना, ये हमारा हो गया ट्राई अल्काइल बोरेन, है ना। अब देखिए तो पहला काम हमारा हो गया कि जो हमने BH3THF दिया था उससे हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करिएगा, अब हमें ऑक्सीडेशन करना है, यानी कि जब आप R3B का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देते हैं H2O2 और OH-, तो ये आपका बन गया BOH का होल थ्राइस और साथ में आपका बन गया ROH, यानी कि 3 मोल ROH का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो जो हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है उस ट्राई अल्काइल बोरेन को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे H3BO3 का फॉर्मेशन होता है और साथ में हमारा अल्कोहल बनता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आती है कि जो आपका अल्कोहल बन रहा है वो कैसा अल्कोहल बन रहा है ना, और कौन सा यहाँ मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। तो देखिए इसको समझने का कोशिश करिए। जैसे हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 था, तो ये पूरा मैकेनिज्म आप लोगों ने समझा कि कैसे अल्कोहल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको दे दे यहाँ पे, तो BH3THF और आप यहाँ लेंगे दूसरा रिएजेंट H2O2 और OH-। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अल्कीन से अल्कोहल बनेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि फॉलो क्या करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको फॉलो करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनसिमेट्रिकल आपका अल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, और अल्कोहल आप कैसे बनाएंगे, तो अल्कोहल आप यहाँ पे हाइड्रेशन, देखो बेसिकली ये जो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है, दिस इज योर हाइड्रेशन प्रोसेस, ये अल्कीन का हाइड्रेशन होता है। तो अल्कीन का हाइड्रेशन का मतलब है ये कंप्लीट, ये मिलाकर ये पूरा आपका जो है ना वाटर को ऐड करेगा, यानी यहाँ से आपको पूरा वाटर ऐड करना है आपको यहाँ पे। तो बस यही ध्यान रखना है कि कहाँ से H आएगा और कहाँ से OH आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन की मदद से पूरा थ्योरी में आपको बता दिया, है ना। तो देखिए इससे हमको वाटर लेना है, तो वाटर में बेटा ध्यान से देखिए, एक हमारा H होता है और दूसरा हमारा OH होता है। तो H और OH कहाँ से आ रहा है, तो देखिए H जो आ रहा है, ये जो हमारा H है वो मैंने पहले ही बताया था कि ये आ रहा है जो हमने बोरन हाइड्राइड लिया था वहां से आ रहा है H, है ना। तो ये H आता है आपका BH3 से, है ना। और यहाँ जो अल्कोहल आता है ये आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा यहाँ पे लिया गया है H2O2 एंड OH-, ये वहां से आता है। ठीक है, और यूज करना है क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप ध्यान रखिएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है
आपको वहाँ OH लगाना है, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ आपको H लगाना है। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH, यहाँ पे CH2 कर देंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2OH, है ना। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो जनरली अगर मान लो अगर टर्मिनल अल्कोहल बनाना है, अगर टर्मिनल अल्कीन होगा तब तो आप टर्मिनल अल्कोहल आराम से बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बीच में कोई अल्कोहल बनाना है तो फिर ये मेथड यूज नहीं करिएगा। सिंपल हाइड्रेशन जो प्रोसेस है या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, आप उसको यूज करके यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट आपका जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, ये आप फॉलो आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आपको ध्यान में रखना है कि आपको फॉलो कर देना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वाटर, चूंकि ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में अल्कीन्स के अंदर वाटर ऐड होता है, और वाटर का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आ रहा है और OH है वो कहाँ से आ रहा है। तो हाइड्रोजन आ रहा है बेटा BH3 से, और आपका जो OH आ रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करिएगा। दूसरी बात, एक बात और मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिन एडिशन करना है, मतलब H और OH दोनों एक साइड ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। H और OH का जो पोजीशन है दोनों एक साइड होगा, यानी कि अगर वेज है तो वेज पे होगा, दोनों डैश है तो दोनों डैश पे होगा, है ना। तो ये बात भी आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे, सेट करके रखेंगे, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट ये मैकेनिज्म आप लिखिएगा। उसको आपको कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद, देखो व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद BH3THF, देन ट्राइअल्काइल बोरेन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction, and the reaction and the trialkyl borane is further treated with या oxidized with H2O2 and OH minus ion, then the respective alcohol is formed, है ना। तो आपका जो respective alcohol होगा वो हमारा फॉर्म हो जाएगा। The reaction follow anti-Markovnikov rule, and H2O is added according to the anti-Markovnikov rule in such a way that highest hydrogen will get OH and lowest hydrogen containing carbon will get hydrogen, है ना। तो ऐसे करके आप इसका आंसर अपने कॉपी पे लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका लिख लीजिए। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.7। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.7। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 and O। यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे हमें सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो भी बनते हैं, सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको बनाना है। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आंसर है ना, यहाँ पे हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब इसका आंसर हम करेंगे। तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है हमारे पास, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8NO, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक फिनॉल आपको यहाँ हिंट दे दिया है, यानी कि फिनॉल बनाना है। तो बेटा ध्यान से देखिए, हियर इज आवर फिनॉल, ये हमारा हो गया फिनॉल, और सिंपल एक ही OH है, इसका मतलब मोनोहाइड्रिक है। बट बेटा एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास जो कार्बन की संख्या है डेट इज 6, बट यहाँ पे कार्बन तो 7 बोल रहा है, इसका मतलब कि हमें एक और कार्बन को बढ़ाना होगा। तो अब यहाँ पे क्या करिए कि इस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है मैच करिए कि क्या ये फॉर्मूला हमारा मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन हुआ, एक यहाँ पे हुआ, मतलब 7 हो गया। हाइड्रोजन 8 है कि नहीं, काउंट करो। देखिए ये जितने भी sp2 कार्बन है यहाँ पे, इन सब के साथ एक एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट यहाँ पे रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कितने हो गए, 4 इधर हो गए, 4 3 7 एंड 7 1 8 हो गया। यानी ये जो हाइड्रोजन है बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हमारा फुलफिल हो चुका है, कार्बन हमारा 7 हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज योर फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा देखिए, दूसरा अब यहाँ पे क्या है, देखो ये हो गया हमारा ऑर्थो, ठीक है, दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑर्थो
मिथाइल फिनॉल, दिस इज कॉल्ड योर ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, है ना। या हम यहाँ पे अब ऑर्थो पोजीशन को छोड़कर कोई दूसरा पोजीशन पे हम यहाँ पे CH3 को लगा सकते हैं, दैट इज मेटा पोजीशन। दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज योर मेटा पोजीशन। तो यहाँ नाम लिख सकते हैं मेटा मिथाइल। तो मेटा को बेटा यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मेटा मिथाइल, और यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका फिनॉल, ठीक है। या हम सिंपल सा नाम लिखते हैं क्रिसॉल, जैसे यहाँ पे ऑर्थो यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिसॉल, है ना। जब भी OH और CH3 रहेगा क्रिसॉल क्रिसॉल बोलिएगा, यहाँ पे आपका मेटा क्रिसॉल हो जाता है ना। अच्छा, अब देखिए ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, मेटा पे भी लगा सकते हैं, पैरा पे भी लगा सकते हैं। यानी हम यहाँ पे पैरा वाला भी पैरा पे भी मिथाइल हम लगा सकते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा पैरा मिथाइल फिनॉल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरा क्रिसॉल। दिस इज योर पैरा क्रिसॉल, यानी कि 3 स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे फॉर्म करेगा, और ये तीनों स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से ये तीनों स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.8, है ना। ये बेटा ध्यान से कह रहा है कि while separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation name the isomer which will be steam volatile। तो एक बात को समझ लीजिए कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बेटा ध्यान से देखिए 11 पॉइंट, मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो थ्योरी है मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट तुम बढ़ाओगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करिएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाइएगा, ठीक है, तो कोई भी चीज जब ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होता है, मान लीजिए कि आप 100 डिग्री टेम्परेचर पे आपने बॉईल किया है, और कहीं पे अगर मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई चीज बॉईल हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो जल्दी वोलेटाइल होगा, यानी कि जल्दी वो एवोपरेट होगा, गैसियस स्टेट में चेंज होगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज्यादा है तो वोलाटिलिटी बेटा ध्यान दीजिएगा, वोलाटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वोलेटिलिटी घट जाता है, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना वो कम वोलेटाइल होता है ना। तो यहाँ पे स्टीम वोलेटिलिटी यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे। तो यहाँ देखिए, एक तो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, एक हमारा पैरा नाइट्रोफेनॉल है। दोनों स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक तो हमारा हो गया ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और दूसरा हमारा है पैरा नाइट्रोफेनॉल। देखिए, फर्स्ट इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, यानी हम यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल हो गया। देखो मैंने इसको क्या किया है ना, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, OH को भी एक्सपैंड कर दिया। और दूसरा हमारा होता है पैरा नाइट्रोफेनॉल, है ना। ठीक है, दूसरा हमारा होता है पैरा नाइट्रोफेनॉल। ये देखो पैरा नाइट्रोफेनॉल, पैरा पे NO2 आपको लगाना है। इससे भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ भी OH को आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर दीजिए, आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। बेटा ध्यान से देखिए, आप क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को दो तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंट्रा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, वो विद इन द मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही बनेगा, है ना। और वो भी देखो ऑर्थो पोजीशन पे बनता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ऐसा हो कि मेटा पे रहेगा तो मेटा पे कभी भी आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, वहाँ इंटर बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जो फॉर्म कर रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये ऑर्थो पोजीशन पे है और यहाँ पे हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। तो बेटा ध्यान से देखिए कि अगर ये अपने आप में ही खुश है, अगर अपने अंदर ही ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो क्या ऐसे इस तरह के और मॉलिक्यूल के साथ ये जुड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा, यानी कि मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर पे रहेंगे। तो आप जरा सोचिए कि अगर मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर पे रहेंगे तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिएगा आपका वो एवोपरेट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका घट गया। अब बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही घटा, वोलेटिलिटी बढ़ गया, यानी कि एवोपरेट हो जाएगा, इजिली आपका एवोपरेट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट घटने की वजह से इसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बॉइलिंग पॉइंट अगर घटेगा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा वोलेटिलिटी घट जाएगा।
है ना। तो यहाँ पे कम टेम्परेचर लेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लस्टर नहीं बन रहे हैं, एसोसिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये पैरा पोजिशन पे है, और पैरा पोजिशन पे क्या होता है कि इसी तरह के और भी कई मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपको पैरा नाइट्रोफेनॉल के साथ ये बॉन्डिंग करेंगे, पैरा नाइट्रोफेनॉल के साथ ये बॉन्डिंग करेंगे। इधर से भी पैरा नाइट्रोफेनॉल के साथ आपकी बॉन्डिंग होगी, है ना, पैरा नाइट्रोफेनॉल के साथ यहाँ से भी बॉन्डिंग करेगा। यानी कि और भी कई सारे पैरा नाइट्रोफेनॉल वाले मॉलिक्यूल इनके साथ आके जुड़ेंगे। यानी कि इस तरह से करते हुए आप सोचिए कितने सारे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाएंगे और मॉलिक्यूल पास पास आ जाएगा। और बेटा जब मॉलिक्यूल पास आता है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही आपका स्टीम वॉलेटिलिटी घट जाएगा, एवापोरेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि पैरा वाला जो नाइट्रोफेनॉल है ना, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो यहाँ पे एक बात लिख लेंगे कि जो आपका पैरा नाइट्रोफेनॉल है, आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो पहले कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आप यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा, है ना। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसका आंसर लिखिएगा कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आपको इतना हेल्प कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ उसको, है ना। आप इसी को जाकर चिपका दीजिएगा बोर्ड में अगर आ जाता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज फॉर्म कर लेना, फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, while पैरा नाइट्रोफेनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है वो कहाँ पे है, तो पैरा नाइट्रोफेनॉल में ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ठीक है, विल टेक्स प्लेस। कहाँ पे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल कहाँ पे जुड़ेंगे, पैरा नाइट्रोफेनॉल में जुड़ेंगे, पैरा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन विल टेक प्लेस इन पैरा नाइट्रोफेनॉल बट नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, यहाँ लिखेंगे बट नो मॉलिक्यूलर। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ आपको समझने के लिए, आप एग्जाम में बस इसका सेंस समझ लीजिए और एग्जाम में अपने लैंग्वेज में जाके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। बट नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है ना टेक्स प्लेस। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसको अलग कर दूं, इसको रेड पेन से, बेटा ध्यान से देखिए, इसको रेड पेन से मैंने अलग कर दिया है ना। अब यहाँ से देखिए, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस इन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। याद रखिएगा, कहीं भी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे लिखेंगे हम इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना है ना, इसको आप किलेशन भी कहते हैं या चिलेशन भी बोल सकते हैं। चिलेशन यानी कि ये इफेक्ट जो होता है, दिस काइंड ऑफ इफेक्ट when intramolecular hydrogen bonding is formed at the ortho position, then a ring compound is formed, ring type structure is formed. That ring type structure is called chelation, है ना। ये आपका chelation, और इस इफेक्ट को हम chelating इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे takes place in orthonitrophenol, hence इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे hence boiling point increases in पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, as compared to ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता है लेकिन वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और पैरानाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने 11.8 देख लिया, और जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हेंस लिखेंगे, हेंस क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेंस ऑर्थो एंड नाइट्रोफेनॉल में कौन ज्यादा स्टीम वोलेटाइल है, तो हेंस ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफेनॉल। बस, तो ये आपको आंसर लिखना है, ये लिखने आना चाहिए, है ना। तो आपको जितने नंबर का ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पे आंसर को फ्रेम करना है।
है ना, जितने नंबर का पूछेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लो बेटा।